नमस्कार, मैं योगेश राणा। मई में नरेंद्र मोदी सरकार को पूरे 9 साल हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव को 1 साल का समय रह जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल एक ही रह गया है और वो यह है कि क्या नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में हराने का कोई फॉर्मूला अभी तक विपक्ष को मिला है और क्या कोई फॉर्मूला है भी। वैसे तो एक फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश दक्षिण भारत से शुरू हुई है। अभी तक भाजपा को चुनावी रण में घेरने की जितनी भी कोशिश हुई है या हो रही है, उनमें यह कोशिश सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कोशिश मुकाम तक पहुंच सकती है? क्या इस कोशिश के सफल होने की कोई गुंजाइश बन रही है? सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि किसके छत्र के नीचे यह कोशिश हो रही है। और दूसरी बात यह है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इस कोशिश को अब तक की सबसे मजबूत पहल कहा जा सकता है। यह पहल हुई है तमिलनाडु से। इसके सूत्रधार बन रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन 70 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपने 1 मार्च को जन्मदिन पर विपक्षी दलों को इकट्ठा किया और इसके बाद अब सोमवार को एक बार फिर दिल्ली में एक मंच सजा जिस पर 20 दलों को इकट्ठा किया गया। इस महाबैठक की 3 खासियतें रही। एक, लेफ्ट और टीएमसी एक साथ कभी आ नहीं सकते हैं, लेकिन यहां पर एक साथ खड़े दिखे। और दूसरी बात, अभी मौजूदा समय में विपक्ष में सपा, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और बीआरएस ऐसे दल हैं जो कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन वो कांग्रेस के साथ यहां पर मौजूद हुए और हाथ से हाथ बांधकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंच पर खड़े हुए। और तीसरी बात, करीब 20 दलों को एक साथ लाने के लिए यहां पर एक नारा दिया गया। स्टालिन ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए सभी को एक मंच पर आना जरूरी है। इस महाबैठक में एक बात और हुई। करीब सभी दल जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक नजर आए। जातिगत जनगणना के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए जमीन तैयार करने की बात कही गई। कांग्रेस, सपा और आरजेडी सहित कई दलों ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर देश भर में आंदोलन शुरू करने की बात कही। कांग्रेस के अशोक गहलोत ने तो यहां तक कहा कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जातीय जनगणना के लिए केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए। यानी एक लाइन में अगर बात कहे तो डीएमके, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी, टीआरएस, एनसीपी और इसके अलावा भी जो दल यहां पर मौजूद रहे, जिन दलों के यहां पर प्रतिनिधि मौजूद रहे, उन सभी दलों को लेकर स्टालिन चाहते हैं कि इन सभी दलों के नेता देश में दलित और पिछड़ों का वोट पाने के लिए एक महाअभियान चलाए और इसको सामाजिक न्याय का नाम दिया जाए। इस सम्मेलन का नाम भी सामाजिक न्याय सम्मेलन रखा गया। यह सब बातें ठीक है। आज देश में राजनीति जिस दिशा में बढ़ रही है, यह दिशा यही है। इसके बाद भी मेरा एक सवाल है, क्या यह संभव हो सकता है? और क्या देश के अलग अलग हिस्सों में दलित और पिछड़ा समाज इन लोगों पर भरोसा कर सकता है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप यहां पर मौजूद नेताओं की कुछ बातें सुन और समझ लीजिए। इसके बाद यहां पर मौजूद पार्टियों के सियासी गणित पर कुछ बात कर लेंगे। यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता जरूरी है। सभी को समान अवसर और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन आप सोचिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, वो एक जाति की राजनीति करते हैं और वो एक परिवार की पार्टी को चलाते हैं। वो कह रहे हैं कि सभी को समान अवसर का अधिकार है। अखिलेश यादव ने आज तक समाज के जिन वंचितों के लिए राजनीति ही नहीं की है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो तो बसपा के विरोध की राजनीति करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि समान अवसर और सम्मान के साथ जीने का सभी को अधिकार है। आप खुद ही सोचिए, उत्तर प्रदेश में क्या दलित अखिलेश यादव के कहने पर सपा को वोट देंगे? अखिलेश यादव के नाम पर वोट देंगे? यह एक समझने वाली बात है। इसी तरह से यहां पर सभी ने कुछ न कुछ बात कही है। यहां पर मंच पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में एक सवाल बनता है। यह बहुत ही जरूरी सवाल है। देश की आजादी के 75 साल बाद भी अगर सामाजिक न्याय को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की बात हो रही है, तो इतने सालों में इस देश पर राज करने वाले लोगों ने क्या किया? क्या किसी भी देश और समाज के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था बनाने के लिए 75 साल कम होते? यह एक बड़ा सवाल है जिसको किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन
मैं कहता हूं कि यह तो हुई राजनीतिक मुद्दों की बात। ये जो सारे विपक्ष के दल यहां पर इकट्ठा हुए वो राजनीतिक मुद्दा बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन मैं कहता हूं कि भाजपा ने यह जो मुफ्त के राशन की योजना चलाई हुई है, इसके साथ ही देश भर में गरीबों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए और भी बहुत सी योजनाएं चल रही है। और इन्हीं योजनाओं का नतीजा है कि दलितों के उत्थान की राजनीति करने वाली बसपा का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में केवल 12% तक रह गया है, करीब करीब 12%। भाजपा की इन योजनाओं की काट विपक्ष कहां से लेकर आएगा, एक तो यह बहुत बड़ा सवाल है, और दूसरा बहुत ही जरूरी सवाल है, यह विपक्ष की मौजूदा राजनीति के लिए और भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ये वो नाम है जो चाहते हैं कि कांग्रेस इनके राज्यों में सीटों में हिस्सेदारी ना मांगे। ये चाहते हैं कि वो केवल इनके दलों को इनके राज्यों में समर्थन दे। क्या ऐसा हो सकता है? राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस जो इतनी इमेज बिल्डिंग के लिए मेहनत कर रही है, क्या वो एकदम से बेकार कर दे कांग्रेस? ये कैसे संभव हो सकता है? और मौजूदा दौर में तो यह संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी का कद, जो राजनीतिक कद है, वो भारत जोड़ो यात्रा और 2 बरस की सजा के बाद बढ़ा ही है। इसीलिए यह विपक्ष की एकता के लिए सज रहे मंच और इन पर हाथ से हाथ जोड़े खड़े नेता केवल हवाई किले बनाने जैसी बातें हैं। इस एकता को सुनने में, कहने में, तस्वीरों में अच्छा लगता है। इस एकता को राजनीतिक जमीन पर उतारना बहुत ही मुश्किल काम है। यह एक बहुत सीधी सी बात है। और अंत में एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, स्टालिन ने कुछ ही समय में 2 बार विपक्षी दलों को एकजुट कर 2 बातें कही है। इन बातों को सुनना चाहिए, इन बातों को समझना चाहिए। ये बातें अपने आप में बहुत हद तक तस्वीर को साफ कर देती है। उन्होंने अपने जन्मदिन पर कहा था 2024 के लोकसभा चुनाव इसलिए नहीं है कि इसमें कौन जीतता है, बल्कि इसलिए है कि इसमें किसको नहीं जीतना चाहिए। और दूसरी बात, स्टालिन ने कहा है एक साथ आने के लिए विपक्षी दलों को अपने अपने अहंकार को दरकिनार करना होगा। आप इन दोनों बातों पर गौर कीजिए, और इन दोनों बातों से साफ है कि बात अभी बनी नहीं है, बहुत दूर है, केवल कोशिश ही जारी है, और कोशिश भी बहुत ही प्राथमिक दौर में जारी है। एक बात और याद करनी चाहिए, जब विपक्ष की एकता की बात आती है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम चलाई थी, लेकिन वो अपने इस अभियान में पिछड़ गए। वो 3 कारणों से पीछे रह गए। एक, उन्होंने तेजस्वी यादव को अपनी कुर्सी सौंपने की बात कहकर राजनीतिक नासमझी की। तेजस्वी ने कुर्सी के लिए दबाव बना दिया। दूसरी चूक नीतीश कुमार से यह हुई कि वो कांग्रेस को एक सहयोगी दल के तौर पर नहीं, एक बैक सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस सीटों में हिस्सेदारी ना मांगे, केवल समर्थन करे। वो उत्तर प्रदेश में और बिहार में चाहते हैं कि कांग्रेस इसी तरीके से काम करे। बिहार में उनको और तेजस्वी को सपोर्ट करे, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सपोर्ट करे। और तीसरी बात, नीतीश कुमार खुद ही प्रधानमंत्री पद के सपने देखने लगे, और नीतीश कुमार के आसपास के लोगों ने ये सपने जाहिर किए। विपक्ष के लिए पहले एकजुट होना जरूरी है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात तो चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद का विषय है। इसीलिए आज नीतीश कुमार विपक्ष में एकदम बहुत पीछे खड़े हुए दिख रहे। मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के दिन बहुत ही खराब शुरू होने वाले हैं। यह मेरा अनुमान है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।